आज़ाद साहब एक लंबे अरसे से पॉलिटिक्स में हैं, उम्र दराज भी हैं। अब वक्त नहीं है, अब नौजवानों का वक्त है, मौका मिलना चाहिए, हम उनसे बेहतर करें होती है। तो जिसका पॉलिटिकल कैरियर 52 साल का रहा हो, अब वो दुनिया में आकर क्या कर सकता है लोगों के लिए जिसने 52 साल कुछ नहीं किया। आजाद साहब ने कभी नहीं कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त देंगे, नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि आवाम सोच समझकर फैसला करे, अपना मुस्तकबिल खुद चुने। आज मुझे बताइए ना, जो केजरीवाल 2014-15 से दिल्ली के अंदर कर रहा है, क्या किसी और ने किया? अगर नहीं किया, केजरीवाल जैसा शख्स कर रहा है, तो महराज पे सवाल मत उठाइए। एमएलए बनना मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिस्टम को जड़ से खत्म करना है, साफ करना है। ये तो चाहते हैं मिलिटेंसी और ज्यादा उरूज पे आए, यहाँ पे दंगे हों, फसादात हों। आदाब नाजरीन, जेके आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं कामरान खान। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर से। ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर से ज्वाइन करी हुई है। तो आज महराज जी से बात करेंगे और कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिनसे लोग कहीं ना कहीं सफ़र हो रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके इनसे सवालात करेंगे जिनसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आइए महराज साहब से बात करते हैं। महराज साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है जेके आवाज़ में। पहला मेरा आपसे सबसे पहला सवाल जो रहेगा, वादी चिनाब के अक्सर ज़्यादातर इलाकों में इस वक्त जो है बिजली का बहरान जो है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए, हमारे लीडर्स जो हैं, उन सारे लीडर्स ने जो है खामोशी इख्तियार कर रखी है। उनमें आपका नाम भी शामिल होता है। आखिर क्यों आप सब लीडर हजरात जो है चुप्पी साधे हुए हो? इसकी वजह बताइए, आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, इस वक्त अगर खिताई चुनाव को आप देखेंगे और हमारा सियासी कैरियर देखेंगे, जब से हम पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, हमारा एक सपना था। जब हम पहले टोपी लगा कर आए थे, तो लोग ये भी कहते थे कि यहाँ स्टेट पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ और भी बहुत सारी हैं, जहाँ स्कोप है, आप जा सकते हो। तो तभी हमने ये तय किया था कि जो लोगों की ज़रूरियात की बात करें, उनको हल करे, जैसे पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, जो बेसिक नीड्स हैं, उसके बारे में हमने देश के अंदर किसी भी पार्टी को काम करते हुए नहीं देखा। तो 8 साल पहले, 10 साल पहले हम ये ख्वाहिश करते थे, जो हमारे लोगों की ज़रूरियात हैं, उनको ज़मीनी सतह पर पहुंचाने वाले कौन लोग हो सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी का दामन थामा था, आम आदमी पार्टी के साथ हम चले थे। हम चाहते हैं कि खिताई चुनाव के अंदर इतने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बावजूद हम लोगों को इन चीज़ों से महरूम रखा गया है। पानी अपना वसाइल है, लेकिन उससे भी हमें महरूम रखा है। दिल्ली जैसी स्टेट में दोनों चीज़ें नहीं हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को दोनों चीज़ें मुफ्त है। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर और खिताई चनाब में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बिजली की खपत हमारे पास तो उतनी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कट रहते हैं। रात से मैं देख रहा हूँ, कल सुबह से 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यहाँ पर बिजली नहीं थी। तो इस बात का हमें अफ़सोस है। हम चाहते हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो इस सिस्टम को इस वक़्त ठीक कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर सकती है, लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें दे सकती है, लेकिन नीयत की बात है। इन लोगों की नीयत नहीं है कि हम लोगों को बेहतर ज़िंदगी दे सकें। ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को बिजली भी मिले, पानी भी मिले, सड़क भी मिले, अस्पताल के अंदर इलाज भी मिले, स्कूलों में बेहतर तालीम भी मिले। और फिर अगर ये सारी चीज़ें इनको ये दे जाएँगे, फिर लोग इनके पीछे नहीं चलेंगे, ये पैसा कहाँ से कमाएँगे? हमारा मकसद यही है कि लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें डोर स्टेप पे मिले, जिन चीज़ों के लिए इंसान परेशान होता है, एक लंबा ज़िंदगी का सफ़र जो है, उसके बावजूद भी उसको बेसिक चीज़ों से महरूम रखा जाता है। खामोशी हमारी नहीं है, हमारी एक जंग है। हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इनका एजेंडा है, जो एजेंडे में ये बातें रखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। एक कोशिश है हमारी, मैं चाहता हूँ आने वाले वक्त में जिस दिन लोग समझ जाएंगे, इस बहरान से जो है खुद को मतलब निकलते हुए देखना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों ने सोच को बदला। आज दिल्ली के अंदर स्कूल बेहतर है, पानी बेहतर है, बिजली का निज़ाम बेहतर है और मुफ्त है, फ्रीबीज नहीं है ये। यहाँ के निज़ाम को बेहतर करने के लिए आप क्या रोल अदा कर हमारा रहे रोल हैं? नहीं है, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अपने लोगों को अपने वोट की ताकत को समझना चाहिए। उनको जब एहसास ही नहीं है कि हमारे वोट से ये सारी चीज़ें
हो सकती है। एक लीडर वो सिस्टम नहीं बदल सकता है। सिस्टम को बदलने के लिए आम आदमी को अपनी ताकत को समझना होगा। और जिस दिन वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेगा, दिल्ली ने करके दिखाया, पंजाब ने किया, अब गुजरात के लोग भी करेंगे। देश के हर रियासत में आप देखेंगे बदलाव होगा। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी एक बारी जात पात से निकलकर इंसानियत के साथ जुड़ जाएं, जो लोगों की जरूरत है और हर इंसान की जरूरत है। ये धर्म के मामला इस वक्त आप देख रहे हैं, गुज्जर कम्युनिटी, बकरवाल कम्युनिटी सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही है, अपने हक की मांग कर रही है। मैं ये कहता हूं कि इन लोगों को इस किस्म के मामला लाने क्यों हैं, इस किस्म की पॉलिसीज क्यों फ्रेम करने हैं, जहां लोग जो है सड़कों और ये बांटना चाहते हैं, ये कम्युनिटी को उठाकर दूसरों के साथ टकराना चाहते हैं। इनको मुद्दा चाहिए, मुद्दा बनाना है जहां से इनको वोट बैंक लगता है। बस ये उस किस्म की सियासत कर, डेवलपमेंट के मामले में कभी बात नहीं करेंगे। और जो लोग अभी मैं देख रहा हूँ, गुज्जर कम्युनिटी और बकरवाल कम्युनिटी के लोग, इतने लोग सड़कों पर, जिस दिन ये सब लोग, हर कम्युनिटी के लोग अपने हक के लिए, बिजली के निजाम की बेहतरी के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो बिजली का निजाम बेहतर होगा। स्कूलों के लिए एक साथ खड़े आएंगे तो स्कूल बेहतर होंगे। सड़कों पे आने की जरूरत नहीं। अगर सड़कों पे लोग नहीं आ सकते, कम से कम अपनी ताकत का एहसास करना है और अपनी ताकत का इस्तेमाल एक दिन अच्छे से करना है, तो सारा निजाम बेहतर हो जाएगा। लेकिन महराज साहब, जहाँ तक आपने एक इशारा दिया कि एक आम आदमी जो है अपना वोट का सही इस्तेमाल करके ही जो है इस निज़ाम को दुरुस्त करवा सकता है, लेकिन पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। आखिर देखिए, वो मौका कब मिलेगा यहाँ की आवाम को वोट देने का, और कब वो इख्तियारात हासिल कर पाएंगे? इसमें एक बहुत बड़ा सच है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर को बड़े करीब से जानता हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। आप अगर दुनिया के अलग अलग ममालिक को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पे सियासत करते हैं। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसे भी सियासत का अखाड़ा अगर अपने घर में मिल रहा है तो ये कभी भी चूकेंगे नहीं इस बात से। देश के अंदर भी सियासत हो रही है और दुनिया भी जम्मू कश्मीर पे सियासत कर रहा है। बीजेपी ये चाहती है कि वो हर इलेक्शन के कैंपेन में जम्मू कश्मीर का नाम ले रही है, 370 का नाम ले रही है। अब अलग अलग मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए देश को बर्बाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में उनको लगता है कि यहाँ वोट बैंक है, यहाँ अगर इलेक्शन नहीं भी करवाएंगे उनको देश की सत्ता चाहिए, उनको सेंटर में सरकार चाहिए, उनको यहाँ फर्क नहीं पड़ता यहाँ लोग कितने जूझ रहे हैं। एक कम्युनिटी को टारगेट करते करते यहाँ अदर कम्युनिटीज भी खत्म हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो इंसानियत का जनाजा निकालने पे लगे हुए हैं, तुले हुए हैं उस बात पे। लेकिन अब देखिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए थे लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा जो है अलग अलग स्टेट्स में, उनको तो बोलना है कि हमने 370 खत्म किया, हमने गवर्नर राज किया। उनका तो चीफ मिनिस्टर बिहार से उठा के यहाँ चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, जिसे मैं गवर्नर कहता हूँ। गवर्नर उन्होंने बनाया है लेकिन जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर तो वही है। कमिश्नर सेक्रेटरी आज फोर्थ क्लास के ट्रांसफर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इख्तियारात ही नहीं है कि वो किसी एक छोटे से मुलाजिम की ट्रांसफर करे। कमिश्नर सेक्रेटरी राजस्थान का, यूपी का, वो लोग इस जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। भाजपा की मंशा साफ है कि जम्मू कश्मीर में हालात बदतर करने हैं और देश के अंदर अपना सिक्का बनाए रखना है। लोगों के साथ हमदर्दी नहीं। मैं चाहता हूं कि इस पर सियासत खत्म होनी चाहिए। अभी देखिए, ऐसे ऐसे प्लान पॉलिसीज ला रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं और लोग लड़ रहे हैं, लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं और इनके सामने गुहार लगा रहे हैं। इनको लगता है कि ये लोग हमारा भविष्य बेहतर करेंगे। जुनून ने इतने बड़े स्कैम किए, इतने बच्चों का मुस्तकबिल खत्म किया। पिछले 8 सालों से कोई डेवलपमेंटल काम नहीं उठा है, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं और इन लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि ये इस पॉलिसी को ऐसे ऐसे प्लान पॉलिसीज ला रहे हैं। लोग सड़कों पे हैं और लोग लड़ रहे हैं, लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं और इनके सामने गुहार लगा रहे हैं। इनको लगता है कि ये लोग हमारा भविष्य बेहतर करेंगे। जुनून ने इतने बड़े स्कैम किए, इतने बच्चों का मुस्तकबिल खत्म किया। पिछले 8 सालों से कोई डेवलपमेंटल काम नहीं उठा है, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं और इन लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि ये इस पॉलिसी को ऐसे नहीं वैसे बनाए। इनके पास है ही नहीं, ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ का नौजवान बेहतर ट्रैक पे आए। ये तो चाहते हैं मिलिटेंसी और ज़्यादा उरूज पे आए, यहाँ पे दंगे हों, फसादात हों, फिर ये उस पर काउंटर करें, फिर ये यहाँ पर माहौल क्रिएट करें और नेशनल लेवल का मीडिया दिखाए कि जम्मू कश्मीर में ये हुआ था फिर हमने वैसा किया। आज तो इनके पास ताकत है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये कुछ भी कर सकते हैं।
तो इनका ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, ये एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पूरी इंसानियत का जनाजा निकाल रहे हैं। मेरा साहब सियासी एतबार से एक सवाल पूछना चाहूँगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो चाहने वाले हैं उनका ये मानना है कि उनके एक टूर से भलेसा का या फिर वादी चिनाब का जो एक आधा टूर उन्होंने लगाया है उससे आम आदमी पार्टी का जो है सफाया हो रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि इसकी फिक्र मैं आज से नहीं 14 साल से लगातार कर रहा हूँ कि ये जो माहौल है इसको बदलने के लिए उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने अपना कारोबार इस सियासत को बनाया है, लोगों के जज्बात के साथ खेला है, मेरी जंग हमेशा उन्हीं लोगों के खिलाफ है, ये सच है। अब आज़ाद साहब के आने से लोग तो उतावले हो रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रही है। मोदी जी ने उनके लिए आंसू बहाए हैं, उनके साथ भाजपा के लोग भी हैं। उन्हें लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत बड़ा नाम है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। मैं अगर किसी एक कम्युनिटी से आता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं ये बड़े कीमती हैं और बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से हर एक इंसान को बनाया है। तो इसमें बड़ा और छोटा कोई नहीं है। आज़ाद साहब का अपना एक कद था, वक़्त की ज़रूरत तब थी, लेकिन जो काम उन्होंने किया सो कर दिया, वो एक वक़्त था। आज नए दौर की सियासत है, नई सोच होनी चाहिए, नई ज़रूरियात लोगों की है। आज़ाद साहब का अपना एक कद है और मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ खड़े हैं उनको ये भी एहसास होना चाहिए कि 52 साल 52 ईयर्स एक बहुत बड़ा वक्त होता है एक इंसान को जीना। अगर दुनिया में आप सवाल पूछेंगे तो 70 साल ज़िंदगी एक बहुत बड़ी होती है। तो जिसका पॉलिटिकल कैरियर 52 साल का रहा हो, अब वो दुनिया में आकर क्या कर सकता है लोगों के लिए जिसने 52 साल कुछ नहीं किया। हाँ, 2.5 साल में उन्होंने काम किया जिसकी सराहना मैं नहीं पूरा जम्मू कश्मीर करता है, लेकिन वो जो 49 साल हैं जिनका सवाल महराज पूछता है, मेरे मुस्तकबिल के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। उन्होंने जो तामीराती काम किए हैं उनमें आज अगर इलाज नहीं है, भदरवा के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो हमारे नौजवान तबके ने पिछले दिनों जो है पैदल मार्च किया था इस मांग को लेकर कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है। तो इस स्टाफ को अगर यहाँ पर नहीं पहुँचाया, अगर यहाँ कोई बीमार होता है उसे यहाँ से जम्मू शिफ्ट करना पड़ता है, जम्मू के लोग सीधा मतलब दिल्ली शिफ्ट करेंगे, तो वैसी बिल्डिंग्स का क्या करना, वैसे हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा है। अभी आपने देखा कल ही एक्सीडेंट एक हुआ, सड़क हादसे में एक आर&बी का पूरा एक फैमिली मतलब उसमें एक्सीडेंट का शिकार बने, लेकिन उन लोगों के लिए एयरलिफ्ट का सिस्टम नहीं बना। सरकार देखिए क्या कितना, एससी साहब थे हमारे, बहुत अच्छे नेक इंसान थे, उनके साथ जो उनका स्टाफ था, मुझे काफ़ी अफ़सोस है, लेकिन उनको जिस हॉस्पिटल के अंदर लिया वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं थे। हो सकता है मेबी अब मौत तो बरहक मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको इलाज तक नहीं मिला। डोडा शिफ्ट करने के लिए उनको एम्बुलेंस नहीं मिली। और अगर वो उस कंडीशन में थे तो उनको लिफ्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने उतने बड़े आदमी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं, मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट नहीं, उसके पास 2-3 डिस्ट्रिक्ट थे, इतना बड़ा ऑफिसर उसको बचाने के लिए एयर लिफ्ट नहीं ले पाए हैं। बाई रोड उसको लिया गया तो रास्ते में ही दम तोड़ गया। ये हालात हैं इन लोगों के। तो इस किस्म का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो आज़ाद साहब पे सवाल उठते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो आज़ाद साहब ने किया वो हम लोगों ने देखा नहीं था। मेरे जो पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने अपना एक काम खत्म कर दिया। जैसे आज का बुजुर्ग अगर आप देखेंगे उस पे जो है वो परेशानी में है, लेकिन आज का नौजवान जो है उसके कंधों पे जिम्मेदारी, हमारे कंधों पे बोझ है, हमारे बुजुर्गों पे बोझ नहीं है। उन्होंने अपने वक्त में बोझ उठाया था, वो खत्म हो गया, अब हमारे कंधों पे है, अब हमने उस बोझ को हल्का करना है। आज़ाद साहब ने जो किया वो हम लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो यहाँ के लोगों ने सोचा ही नहीं है। आज़ाद साहब ने कभी नहीं कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त देंगे, नहीं बोला। उन्होंने कभी नहीं कहा हम हॉस्पिटल देंगे और वहाँ पर बेहतर इलाज देंगे। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की हम हॉस्पिटल देंगे, हम कॉलेज देंगे, हम स्कूल देंगे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा हम बेहतर एजुकेशन देंगे, हम बेहतर वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, ये नहीं बोला। हम बिल्डिंग दी, चाहे मेडिकल की हों या एजुकेशन की हों, लेकिन उन बिल्डिंगों के अंदर भी घोटाले हुए, वो भी बेहतर नहीं बनी। हम कहते हैं हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जहां मोहल्ले के अंदर 300 टेस्ट होते हैं। आप मुझे बताइए जो आज़ाद साहब के टेन्योर में बने हैं, जम्मू जैसे हॉस्पिटल में क्या 300 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे? यहाँ इलेक्शन जीत गए, वो यहाँ से हार कर महाराष्ट्र में जीत कर राज्यसभा का मेंबर 5 बार बनाए, फिर चीफ मिनिस्ट्री कैंडिडेट के लिए यहाँ किसी का सहारा लेके बन गए, अच्छी बात है। सत्ता में जब केजरीवाल जी थे,
नहीं थे तो कुछ नहीं कर पाए। जब दिल्ली के लोगों ने उसे मुख्यमंत्री बनाया, आज दिल्ली के लोगों से उसका जवाब पूछ लीजिए। मोदी लहर को उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने नहीं, उन लोगों ने। आज अगर वहां की महिलाएं बसेस में फ्री चल रही हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने को उठा लीजिए जहां ऐसी सहूलियात लोगों को दी जा रही है। और आज हमारी दिल्ली मुनाफे में चल रही है, वहां कर्जे में नहीं है, वहां तो मुनाफे में। इतना सारा कुछ करने के बाद पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, बहुत कुछ बदलाव आया है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों को अपनी जरूरियात के बारे में सोचना है। हमने अपनी कौम के भी बनाए, हमने अपनों को भी बनाया, लेकिन जिसकी नीयत ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, वो इंसानियत का भला नहीं कर सकता। मैंने साहब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना ज़रूरी समझूंगा। पिछले दिनों जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें करीबन 7 या 8 बीडीओज़ की सैलरी जो है विदहेल्ड करी गई। आपको अक्सर देखा जाता है कि आप काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को अपनी तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो इस सब पे आप आवाज़ उठाते हैं, और जो ये सैलरी बंद करना, अ, इस ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ इसमें बेहतरी लाई जा देखिए, सकती है? अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं और अगर इस बात को आप हाईलाइट भी करेंगे, तो मैं उन लोगों के लिए एक पैगाम देना चाहूँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट का एक मेंबर हूँ, कौंसल का एक मेंबर हूँ, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, क्योंकि कौंसल में एक मेंबर होने के नाते पूरे डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदारियाँ हम पर हैं। हम 14 या 31 लोग कौंसल के अंदर हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है और हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। हमारे पास, आपको याद होगा, मोदी जी आए थे यहाँ जम्मू के अंदर, उन्होंने कहा था कि 20,000 करोड़ का पैकेज मैंने जम्मू कश्मीर में दिया है, याद होगा आप जी। तो वो 20,000 करोड़ हमें भी याद है। तो जब पिछले साल हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए फंड आया था, उसमें से तो 1400 कुछ करोड़ रुपया था, 1400 कुछ करोड़ था। तो मैंने तब भी आवाज़ उठाई थी, शायद अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो याद कर लीजिए। मैंने कहा था ये जो फंड आया है, कम से कम ये ज़मीनी सतह पर लगना चाहिए। उस वक़्त के जब डीसी साहब थे, मैंने उनसे भी गुज़ारिश की थी, मेरा दूसरा साल ख़त्म होने को जा रहा है। पिछले साल भी हमारा पैसा 70% के आस-पास या 60% के आस-पास लैप्स हुआ था, या शायद आप नहीं जानते हैं। लेकिन इस बार भी जो 1400 करोड़ रुपया है, अगर मैं चीखता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, मैं ऑफ़िसर्स पर ऐसे इल्ज़ामात लगाता हूँ, उसके पीछे वजह यही है कि वो पैसा लगाने का काम मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो यकीनन मैं सारा का सारा पैसा यूटिलाइज़ करता। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन वो इसमें नाअहल हैं। बीडीओज़ की सैलरी बंद करना ये ढकोंचा है। ये चाहते हैं कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्होंने इसको बंद कर दिया है। ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि ऐसे हालात बनाए हैं इन्होंने। 1400 करोड़ पेपर्स में तो है, मोदी जी का ऐलान है, दिया भी है, लेकिन अब लगाने के लिए उनको ऊपर से गाइडलाइन है कि आपने कितना यूटिलाइज करना है। ये बात समझिएगा आप, क्योंकि 1400 करोड़ में से अगर 200 करोड़ मेरे डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए उसमें 200 करोड़ में ये लोग कमीशन भी खाते हैं। आधे से ज़्यादा परसेंटेज ठेकेदारों की भी रहती है। ज़मीनी सतह पर हार्डली 50 करोड़ का काम होगा। 200 करोड़ अगर निकल भी जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे मामलात हैं। 200 करोड़ सारा ज़मीनी सतह पर नहीं लगेगा, खाली निकलेगा 1400 करोड़ में से। बाकी 1200 करोड़ फिर गवर्नमेंट खजाने में वापस जाएगा, और अगले साल फिर मोदी आएगा और वो फिर ऐलान करेगा कि बीजेपी के नेतृत्व में हमने 40,000 करोड़ जो है जम्मू कश्मीर को दे दिया। अब ये समझने वाली बात है, देना और लगाना। मुझे प्रॉब्लम वहाँ है। अगर 1400 करोड़ नहीं 700 करोड़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारा पैसा यूटिलाइज हो। अगर आपको याद नहीं होगा, हमारे पास सेविंग होता है। मेरे पास फंड होता है, मैं चाहता हूँ कि जो सेविंग में पैसा है वो भी आवाम को दूं। लेकिन इतने नाअहल लोग हैं। पिछली बार इन्होंने वादा किया था कि अगले साल हम पैसा लैप्स नहीं होने देंगे, सेविंग का पैसा भी हम यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी ऐसे इतने सारे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अभी तक टेंडर नहीं निकाले। तो इस बार भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरे चीखने का एक ही मकसद है, 1400 करोड़ मैं समझता हूँ मेरी जेब का है, और अगर मेरी जेब में से वो कोई और लेकर जाए या कोई वापस लेकर जाए, मैं उसे इस्तेमाल ना करूं, तो मुझे उसकी फिक्र होती है। एक आम इंसान के पास 10 लाख होगा, अगर उसके अकाउंट में से 8 लाख कोई ऐसे ही काट के ले जाए, तो कितना परेशान हो। तो मेरी परेशानी वो है, मेरी आवाम का पैसा मैं अपने होते हुए
उस कौंसल का हिस्सा होते हुए नहीं देख सकता कि वो यहाँ से वापस चला जाए और मेरा डिस्ट्रिक्ट खाली हो जाए। तो सवाल हमेशा इन पे बने रहेंगे, तनकीद के निशाने पर ये लोग हमेशा रहेंगे जब तक आवाम की जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने काम को बखूबी और ईमानदारी से नहीं निभाएं। एक ऑफिसर का क्या काम है, उसका क्या काम है? वो एक बड़ा आदमी होता है, पढ़ा लिखा होता है, सुलझा हुआ आदमी होता है। उसको ये होता है कि आवाम के साथ कैसे उनको वहाँ ज़रूरियात क्या है, उन ज़रूरियात को कैसे पूरा करना है, कितना पैसा हमें कहाँ लगाना है और कैसे लगवाना है। फिर तो ये आम आदमी को दिया होता। और कौंसल एक मोहरा है। कौंसल के अंदर जो बैठे लोग हैं, उन्हें अभी सीखना है। तो सीखने के लिए हमें बहुत सारा वक्त चाहिए। और उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो इस वक्त कांग्रेस की बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं, एक मज़ेदार मैं आपको बात बताऊँगा। जब से मैं कौंसल का हिस्सा बना हूँ, अब यकीन जानिए 2 बार हमारा प्लान बना। ये बात आप सुन लेना, 2 बार हमारा प्लान बना। और जब कैपेक्स का प्लान बनता है तो कौंसल में जिस वक्त हम बैठे होते हैं तो हमें इतनी बड़ी मोटी किताब हमारे टेबल के सामने रखी जाती है, इतनी मोटी, जिसके पेजेस 100 के आसपास होते हैं। आप समझना इस बात को। जब वो दी जाती है और उस पे हमने सिग्नेचर करने होते हैं, सिग्नेचर करने होते हैं, हाँ जी वेट, आप यूँ मान के चलें, वेट करना होता है, हाँ भाई ठीक है ये प्लान ठीक है। तो 100 पेजेस वाली किताब जब भाजपा के लीडरों के सामने होती है, कांग्रेस के नेताओं के सामने होती है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो 5 सवालों को जवाब देने के लिए हमें 1 साल क्लासेस लगानी पड़ती थी, 1 साल। तब भी 5-4 किताबें पास नहीं कर पाते थे, कुछ फेल हो जाते थे। लेकिन 100 पेज वाली किताब कौंसल में दी जाती है और उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। और आवाम को बताना चाहता हूँ, जब आप अनपढ़ और जाहिल गुंडों और लुटेरों को वोट की ताकत से ऐवान में पहुंचाते हैं, कौंसल में पहुंचाते हैं, मुझे ये बता दीजिए वो 100 पेजेस वाली किताब, उसमें जो पैसा पड़ा होता है, उसमें जो पॉलिसी फ्रेम की होती है, वो ब्यूरोक्रेसी का काम होता है, हम लोगों से सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो जब इतनी मोटी किताब को 2 घंटे क्या पढ़ेंगे हम? और वो प्लान जब हम नहीं कर पाते हैं तो मुझे एहसास होता है, मैं शर्मिंदा होता हूँ कि कौंसल में बिठाए उन लोगों को जो नाअहल हैं, वो सिग्नेचर करके ब्यूरोक्रेसी को अपना काम करने देते हैं। ठीक है ब्यूरोक्रेसी तो करे, लेकिन उसके बाद जब इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं तो मुझे तब भी तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूं कि आवाम सोच समझ कर फैसला करे, अपना मुस्तकबिल खुद चुने। बाकी जो मामलात हैं, हालात हैं, आज़ाद साहब वक्त है, दुनिया का निज़ाम है, आज के दौर में 70-80 साल ज़िंदगी एक बहुत बड़ी है, ये कुदरत का निज़ाम है। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है, 80 साल की उम्र बहुत बड़ी होती है। आज़ाद साहब एक लंबे अरसे से पॉलिटिक्स में हैं, उम्र दराज भी हैं। अब वक्त नहीं है, अब नौजवानों का वक्त है, मौका मिलना चाहिए, हम उनसे बेहतर करेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया वो दुनिया के किसी भी पॉलिटिशियन ने नहीं किया। चाहे अमेरिका को देख लीजिए, रूस को देख लीजिए, दुनिया के किसी भी पॉलिटिशियन को उठा के देख लीजिए। आज मुझे बताइए ना, जो केजरीवाल 2014-15 से दिल्ली के अंदर कर रहा है, क्या किसी और ने किया? अगर नहीं किया, केजरीवाल जैसा शख्स कर रहा है, तो महराज पे सवाल मत उठाइए और मेरा वक्त जाया मत कीजिए। मैं तो अपनी जिंदगी लगा रहा हूं, जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा, मेरा मकसद वो है। वरना अगर मुझे एमएलए बनना होता, पॉलिटिशियन बनना होता, तो यकीन जानिए आज़ाद के साथ मैं भी जुड़ सकता हूँ। और अगर आज़ाद के साथ उतने लोग हैं, महराज के जुड़ने से मेरे मेरे चाहने वाले मुझे कहते हैं कि आप आज़ाद के साथ जुड़ जाओ, एमएलए बना देंगे। मेरा मकसद एमएलए बनना अगर होता तो 8 साल से आम आदमी पार्टी की टोपी लेकर इधर जम्मू कश्मीर में गलियों में नहीं घूम रहा होता। इतने आज भी मैं भद्रवा के अंदर केस को डील करने आया हूँ। आज भी मुझे जमानत लेनी पड़ती है। इन लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और इन्हें लगता है कि महराज एमएलए बनना चाहता है और लोग मुझे कहते हैं कि भाई आज़ाद के साथ आकर आप यहाँ पर आ जाओ। एमएलए बनना मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिस्टम को जड़ से खत्म करना है, साफ करना है। और जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, महराज का एजेंडा साफ है, पॉलिसी हमारी साफ है। हम बेहतर आवाम की रहनुमाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, अपना वक्त भी त्याग सकते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ महराज मलिक, जो आम आदमी पार्टी के वादी चनाब के सीनियर लीडर हैं, और इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।